Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's continue our next topic, basic terminology of economics. Students, in previous video we have discussed about origin of economics, means who is the father of economics, and the terms economics derived from two Greek words, and the terms economics Alfred Marshall used as economics first time. Okay, after then we discussing what is the meaning of economics or what is the definition of economics. I hope you all of you will watch the video and learn about the economics. Okay, now in this video we are discussing about some important or basic terminology of economics which are used frequently during the syllabus. Okay, students, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये जो बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो हमारे डिस्कशन के हम हर टॉपिक में इनका फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। इसीलिए सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ इन बेसिक टर्म्स को डिस्कस करता हूँ। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है, कंज्यूमर। मीन्स हु इज़ द कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, हिंदी में से उपभोक्ता कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपसे बात की जाए कि हु इज़ द कंज्यूमर, तो आप इमेज बना लेंगे हु इज़ द कंज्यूमर, समझ जाएंगे हु इज़ द कंज्यूमर। व्हाट, हाउ टू डिफाइन कंज्यूमर, कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करें। जैसे ही आप कंज्यूमर वर्ड को, टर्म को डिफाइन करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर की सिंपल सी डेफिनेशन, अ पर्सन हु बाय और परचेज, अ पर्सन हु बाय और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड अ कंज्यूमर। ऐसा कोई भी पर्सन स्टूडेंट्स जो अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए या अपनी जो डेली नीड्स हैं, डेली वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो फिजिकल और नॉन फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स गुड्स लाइक कॉपी, पेन, क्लॉथ्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स, fruits, manufacturing items, all things which are visible, can be touched, can be measured is known as goods. Okay, and non-physical item, the products विच कैन बी रिलाइज ओनली, ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम केवल रिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उन प्रोडक्ट्स को विजिबल यानी देख नहीं सकते, उन प्रोडक्ट्स को हम मेज़र नहीं कर सकते। वो सारे के सारे सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बैंकिंग, टीचिंग, मैं आपको अभी टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी नीड्स वांट्स हैं कि आप पढ़ें, कुछ सीखें, लर्न करें। उस लर्निंग के लिए आपकी जो नीड या वांट्स है, लर्निंग वांट्स है, लर्निंग नीड्स हैं, जो उनको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, लर्निंग सर्विसेज आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, फ़ी दे रहे हैं। इसका मतलब मैं जो लर्निंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप परचेज कर रहे हैं, यानी आप मेरी फैसिलिटी के कौन हैं, कंज्यूमर हैं। ऐसे ही आप बैंक में जाते हैं, आपको अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करनी होती हैं या लोन लेना होता है,
तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक आपको लोन देने के लिए या आपकी डिपॉजिट्स रखने के लिए, आपके पास जो सेविंग्स हैं उन्हें डिपॉजिट करने के लिए आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करता है। यानी आप बैंक से भी कुछ नॉन फिजिकल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए लीगल एडवाइस चाहिए, आप लॉयर के पास जाते हैं और लॉयर से आप लीगल एडवाइस लेते हैं। क्या उस एडवाइस को आप टच कर सकते हैं? उस एडवाइस को आप देख सकते हैं? उस एडवाइस को आप मेजर कर सकते हैं? नहीं, आप उसे रियलाइज कर सकते हैं। और जब वो लॉयर आपको लीगल एडवाइस देता है, बदले में क्या करता है? फी लेता है। यानी आप उस लीगल जो लॉयर है वो उसकी जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को आप परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी? वो भी लीगल सर्विसेज होंगी। तो स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो जो ट्रीटमेंट करता है क्या उसे आप देख सकते हैं? वो मेडिसिन दे रहा है उसे देख रहे हैं, उसे टच कर रहे हैं, उसे मेजर भी किया जा सकता है। इसलिए मेडिसिन क्या है? गुड्स हैं। लेकिन जो डॉक्टर की फीस आप देते हैं, क्या उस फीस में वो आपको कुछ ऐसा देता है जिसे आप टच कर लें, देख सकें या मेजर कर सकें? नहीं। तो डॉक्टर की जो फीस है वो पेमेंट कर रहे हो आप उसकी फैसिलिटी के लिए, जिसे हम सर्विसेज कहते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट वो दो टाइप से होता है प्रोडक्ट। एक होता है गुड्स जिसे हम फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, और एक ऐसा जो नॉन फिजिकल है। गुड्स को देखिए टच भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, विजिबल भी किया है, विजिबल भी है, हमें दिखाई भी दे रहा होता है। साथ ही साथ हम चाहें तो गुड्स को केजी में, मीटर में या लेंथ में मेज़र कर सकते हैं। दूसरा नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। लॉयर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, बैंक की सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विसेज। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं सर्विसेज के नाम लिया ये सारे के सारे नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें ना तो टच किया जा सकता है, ना ये विजिबल होते हैं, और ना ही इन सर्विसेज को मेजर किया जा सकता है। किसी भी फॉर्म में इसको मापा नहीं जा सकता, इसीलिए ये सर्विसेज हो जाते हैं। ओके, और ऐसा कोई भी पर्सन स्टूडेंट, अ पर्सन who buying or purchase goods and services are called a consumer। ऐसा कोई भी पर्सन हो जो इन गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। क्लियर? तो जैसे ही बोला जाए कंज्यूमर, डिस्कशन में जैसे ही कंज्यूमर बोला जाए, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर उस पर्सन की बात हो रही है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है। क्लियर? अब देखिए सेकंड टर्म है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है क्या? कंजम्पशन। कंजम्पशन जैसे ही वर्ड आप यूज करेंगे, सुनेंगे, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि कंजम्पशन क्या है। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही पूछा जाए व्हाट इज कंजम्पशन, डिफाइन टू कंजम्पशन, अब यहां पर क्या होगा? एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हाउ टू डिफाइन कंजम्पशन? आपके पास अंडरस्टैंडिंग तो होगी कंजम्पशन क्या है, लेकिन इस टर्म को डिफाइन करने के लिए आपके पास प्रॉपर लैंग्वेज या फिर प्रॉपर वर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कंजम्पशन को भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप डेली जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी डेली वांट्स हैं, आपको फर्स्ट डिस्कशन में ही बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया कि नीड्स और वांट और अनलिमिटेड हैं।
जिनमें से कुछ को आप फुलफिल्ड कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कुछ वांट्स और नीड को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। जैसे नीड्स और वांट्स कुछ भी हो सकता है। हम प्राइवेट प्लेन से उड़ना भी चाहेंगे, हमारे पास प्राइवेट प्लेन हो, महंगी सी महंगी गाड़ी हो, कार हो, बड़ा सा बंगलो हो, लेकिन इन सभी नीड्स और वांट्स को स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड करने के लिए हमें इनफ मनी भी चाहिए, जो कि हमारे नीड्स और वांट के अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है उतना मनी तो हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और अगर उतना इनफ मनी हमारे पास नहीं है तो जो नीड्स और वांट्स हैं स्टूडेंट, वो कैसी रह जाएंगी? अनफुलफिल्ड रह जाएंगी, अनसेटिस्फाइड रह जाएंगी। तो नीड्स और वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, जिनको सेटिस्फाइड करने के लिए हम डेली एफर्ट करते हैं। तो हमारी जो डेली वांट्स हैं या जो डेली नीड्स हैं स्टूडेंट्स, हमारी इन नीड्स को जब हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, फुलफिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मार्केट जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद उनको यूज़ कर लेते हैं। किस काम के लिए? अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ये होल प्रोसेस क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कंजम्पशन कहलाती है। जैसे अभी आपके क्लास स्टार्ट हुए हैं, आपकी नीड्स क्या है? बुक। आपकी नीड्स क्या है? कॉपी। आपकी नीड्स क्या है? पेन। तो आप मार्केट जाएंगे, स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, बुक परचेज करेंगे, कॉपी परचेज करेंगे, पेन परचेज करेंगे, या जो अदर सपोर्टिंग मटेरियल फॉर लर्निंग है आप वो परचेज करेंगे। तो ये जो परचेज है, ये जो यूज़ ऑफ स्टेशनरी आइटम्स या सपोर्टिंग आइटम होगा, परचेज किया, आप कंज्यूमर बन गए, और आपने परचेज करके इन लर्निंग सपोर्टिंग मटेरियल का यूज़ कर लिया। आपने क्या किया? उस लर्निंग सपोर्टिंग मटेरियल का कंजम्पशन कर लिया, उसे कंज्यूम कर लिया, और ये होल प्रोसेस क्या कहलाएगी स्टूडेंट? कंजम्पशन कहलाएगी। और देखिए वही यहाँ लिखा है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स और वांट इज नोन एज कंजम्पशन। यानी अपनी जो डेली नीड्स हैं, जो आपकी डेली वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए आप जो भी कंजम्पशन करते हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज का यूज़ ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? कंजम्पशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर। हु इज द प्रोड्यूसर? आई थिंक कंज्यूमर को डिफाइन करने के बाद अब प्रोड्यूसर डिफाइन करना आपके लिए इजी हो गया होगा। अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स और प्रोड्यूस या प्रोवाइड सर्विसेज इज नोन एज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर हु परचेज और बाई गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? अगर कंज्यूमर है तो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा, प्रोड्यूसर है तो क्या करेगा? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए फार्मर है, फार्मर ने अपने फील्ड में, अपने खेत में मान लीजिए राइस प्रोड्यूस कर दिया, तो फार्मर भी कौन हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। या कोई मान लीजिए टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी ने अपने प्लांट में सॉल्ट बना दिया, टाटा सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, तो ये टाटा भी क्या है? प्रोड्यूसर है। क्यों? इसने गुड्स सर्विसेज, जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया है। फार्मर ने भी राइस प्रोड्यूस किया है, गुड्स प्रोड्यूस किया है, तो फार्मर भी क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, बैंक, आप बैंक जाते हैं, ठीक है, बैंक ने किसी पॉलिसी से या बैंक ने किसी ऑफर से आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट
कार्ड दे दिया। क्रेडिट कार्ड देते ही आपको फैसिलिटी मिल गई कि आपके अकाउंट में मनी है या नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड पे जितना अमाउंट वैलिड है उतना मार्केट परचेज कर सकते हैं। तो बैंक ने क्या किया, आपको फैसिलिटेट कर दिया। तो बैंक ने यहाँ क्या किया, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराई, आपको एक सर्विस प्रोड्यूस करके दे दी, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोवाइड सर्विसेज है। तो बैंक भी क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और ये क्रेडिट कार्ड क्या हो गया, बैंक का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज इज नोन एज प्रोड्यूसर। यानी ऐसा कोई भी पर्सन स्टूडेंट्स जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, प्रोडक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप उस एग्जांपल से प्रोडक्शन को बहुत इजी समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक वुड पीस है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास पेन यूज करते हैं आप, ठीक है, पेन यूज करते हैं। पेन जनरली जिन मटेरियल से बना होता है उसमें एक होगा प्लास्टिक, ठीक है, दूसरा होगा मेटल जो पॉइंट निब होता है पेन का, तीसरा होगा इंक। इन तीनों को जब एक साथ असेंबल कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या पेन रेडी हो जाता है। और ये पेन्स के यूज से आप राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस पेन को थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं। मैं आपको अलग से प्लास्टिक दे देता हूं, ठीक है, मेटल दे देता हूं और इंक दे देता हूं। क्लियर? अब क्या आप इन तीनों को जब मैं आपको प्रोवाइड करा दिया, प्लास्टिक, मेटल है, इंक, क्या आप इन तीनों के यूज से राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं? आई थिंक नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? आंसर इज, मुझे लगता है जो आंसर आपके माइंड में होगा कि दीज आर द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल में कोई भी यूटिलिटी नहीं होती है। यूटिलिटी क्या है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। यूटिलिटी मीन्स आप यहां मान लीजिए यूज, यानी जो रॉ मटेरियल है वो यूजलेस होता है। रॉ मटेरियल कैसा होता है? रॉ मटेरियल यूजलेस होता है स्टूडेंट, यूजलेस होता है। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता जो किसी भी इंडिविजुअल के काम आए। जैसे मान लीजिए आप चेयर यूज करते हैं लकड़ी की, ठीक है, उस लकड़ी की चेयर जो आप लकड़ी का फर्नीचर, वुडन फर्नीचर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके यूज का है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वुड आपको मान लीजिए एक ट्री ही दे दे, एक पेड़ ही दे दें, क्या इस पेड़ को आप एज ए चेयर यूज कर सकते हैं? बोलिए, आई थिंक नहीं। जो मैं आपको एक ट्री दे देता हूं, क्या इस ट्री को एज ए चेयर यूज किया जा सकता है? नहीं। लेकिन इस चेयर में जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो ट्री से ही मिला है। तो ट्री या अ पीस ऑफ वुड क्या होगा स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल होगा ना, रॉ मटेरियल होगा। और मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल क्या होता है? यूजलेस होता है। इस रॉ मटेरियल में
हम एक प्रॉपर प्रोसेस से, रॉ मटेरियल में एक प्रॉपर प्रोसेस से इसको इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाए। और ये यूजफुलनेस क्या है? ये यूजफुलनेस ही यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उपयोगी है। क्योंकि रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको बताया वो हमारे लिए यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल में कोई भी यूटिलिटी, कोई भी उपयोगिता, कोई भी यूज प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपर प्रोसेस से, एक प्रॉपर प्रोसेस से रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं? यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। और ये यूटिलिटी क्रिएशन ही, रॉ मटेरियल में यूटिलिटी क्रिएशन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। और ये प्रॉपर प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा, आपके पास आप पीस ऑफ वुड दे देते हैं, हम एक लकड़ी का टुकड़ा ही दे देते हैं। अब आपको ये क्या है? वुड क्या है? रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल से आपको चेयर बनाना है। तो चेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कारपेंटर की जरूरत होगी। दूसरा, आपको वुड से चेयर बनाने में कारपेंटर को कुछ टूल्स की जरूरत होगी। बिना टूल्स के कारपेंटर वुड से चेयर नहीं बना सकता। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये कारपेंटर, ये टूल्स या ये जो रॉ मटेरियल है, इन सभी को स्टूडेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। द टूल्स, द इनपुट्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कोई भी टूल, ऐसा कोई भी इनपुट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है स्टूडेंट, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज से, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल में यूटिलिटी क्रिएशन करते हैं। और रॉ मटेरियल में यूटिलिटी क्रिएशन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। और देखिए यहां पर यही लिखा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन अनयूजेबल और रॉ मटेरियल। अनयूजेबल मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो हमारे यूज का नहीं है, या फिर हम उसे सिंपल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन अनयूजेबल मटेरियल और रॉ मटेरियल विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्शन। समझ गए? उत्पादन की साधनों के हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में उत्पादन के साधन बोला जाता है। तो उत्पादन के साधनों के यूज से स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल में या अनयूजेबल मटेरियल में जो आप यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, उन्हें यूजेबल बनाते हैं। ये यूजेबल बनाने की प्रोसेस ही स्टूडेंट्स क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाती है। क्लियर? आई होप आप प्रोडक्शन के मीनिंग को, प्रोडक्शन की प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम में भी कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे से अपने डाउट्स या कन्फ्यूज़न शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक
प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट टर्म इसी डिफिनेशन से निकल के आई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो मैंने अभी आपको बताया, द इनपुट्स और टूल्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ऐसे कोई भी इनपुट्स या टूल्स, उपकरण या एनी अदर आइटम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सब एग्जाम्पल में सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अभी बताया था, क्योंकि या तो अनयूजेबल मटेरियल होगा या रॉ मटेरियल होगा, दोनों सेम थिंग है। इसके बाद कुछ मशीनरी भी चाहिए, कुछ टूल्स, इक्विपमेंट भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। बिना लैंड के कोई प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ लैंड का यूज जरूर करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। लेबर भी चाहिए, जो मैंने अभी कारपेंटर का एग्जांपल दिया। लेबर में हम आप सभी आते हैं। अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज लेबर। यहाँ लेबर का मतलब जो आप रोड पर या फुटपाथ पर या कहीं और किसी प्रोसेस में लगे वर्कर्स को देखते हैं, डेली बेस पर्सन्स को देखते हैं, वही लेबर नहीं है। इकोनॉमिक्स में उन सभी पर्सन्स को लेबर माना जाता है हु कंट्रीब्यूटिंग एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज लेबर। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो डेली बेस पे काम करने वाला हो, कोई भी हो, उसे लेबर ही कंसीडर किया जाता है। ओके। प्रोडक्शन के लिए आपको मनी चाहिए, असेट्स, कुछ संपत्तियां भी यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग चाहिए, आपको कहीं मशीन लगानी है तो उसके लिए बिल्डिंग बनाना है, कहीं आपको प्लांट लगा, प्रोडक्शन प्लांट लगाना है तो भी आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनी है तो ये भी एक प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं स्टूडेंट्स इसे। क्यों? क्योंकि कोई भी फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल स्टूडेंट खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई पर्सन इस रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, तभी ये प्रोडक्शन में यूज होगा। तो ऐसा पर्सन जो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक प्लेस पर, सिंगल प्लेस पर असेंबल करता है, इकट्ठा करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस कहा जाता है। समझ गए होंगे इस चीज को? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर सेपरेट, वो सेपरेट हैं। उन सबको एक जगह असेंबल की, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन चाहिए होंगी वो भी उस कंपनी के मालिक ने खरीदी होंगी, जो उसने लेबर हायर की होगी वो भी कंपनी के मालिक ने ही लेबर हायर की होगी, जो टूल्स इक्विपमेंट यूज हुए होंगे वो कंपनी के ऑनर ने परचेज या हायर किए होंगे, या जो रॉ मटेरियल परचेज होके आ रहा है वो भी कंपनी का ऑनर ही कर रहा है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सब सेपरेट होते हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए एक जगह असेंबल किया जाता है, हायर किया जाता है, और जो पर्सन इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, इनको असेंबल करता है स्टूडेंट्स, उसे एंटरप्राइजेस या फिर एंटरप्रेन्योर, हिंदी में उद्यमी कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? द इनपुट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। These are number of factors of production, like for example raw material, machinery, tools, land, equipment, labor, money, assets, building, enterprises, etc. और भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में जो
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है, वो इनके नेचर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। पहले में यहाँ देखिए लैंड, तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल। तो कैपिटल में स्टूडेंट्स ऐसे सभी इनपुट्स जो परचेज किए जाते हैं वो सारे के सारे कैपिटल में रखे जाते हैं। उनको एक वर्ड दे दिया, जैसे देखिए इक्विपमेंट आपको परचेज करना पड़ेगा, या कोई जो कंपनी है वो इक्विपमेंट परचेज करती है, मशीनरी परचेज करती है, टूल्स परचेज करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, ठीक है, बिल्डिंग मनी यूज करके बनवाती है या परचेज करती है। तो ऐसे सारे टूल्स और इनपुट्स विच आर परचेज्ड विद द यूज ऑफ मनी और असेट्स इज नोन एज कैपिटल। उन्हें कैपिटल की कैटेगरी में रखा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सेपरेट, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेपरेट हैं। अगर इनकी हेल्प से आपको प्रोडक्शन करना है तो इन्हें किसी एक प्लेस पर आपको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल करने के लिए आपको इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा। मीन्स जब भी आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में इंगेज करेंगे तो आपको इन्हें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और इनको जो पेमेंट करता है इन सेपरेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टूडेंट जो असेंबल करता है, जो हायर करता है, उसे एंटरप्राइजेज या फिर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यही 4 फैक्टर हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में। इन्हीं 4 फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योर है। क्लियर है? आई थिंक स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपके साथ ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस की है, ये आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। अब आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है तो आई थिंक इजी गोइंग आप उसे आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज कंजम्पशन, हु इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज प्रोडक्शन और व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपनी प्रॉब्लम या डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं वहाँ आंसर कर दूँगा। या आप गूगल क्लासरूम में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट का क्लियरेंस मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लर्न कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हैं। और तब भी नहीं कन्फ्यूज़न आपका क्लियर होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। गूगल क्लासरूम के क्लास वर्क में जाइए, असाइनमेंट में वहाँ पर जो आपको असाइन किया है उस पर क्लिक करके अपना जो नोट्स बनाए हैं वहाँ पर अपलोड कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।